हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं विजय, जीएस विजय एजुकेशन एंड काउंसलर यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी कुछ समय से पॉलिटिकल साइंस की क्लास बंद पड़ी थी, तो दोस्तों टाइम के अभाव की वजह से वो क्लासें नहीं ले पाए, लेकिन अब हम पॉलिटिकल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और लगभग 5:30 से 6 बजे पॉलिटिकल की क्लास होगी। तो दोस्तों हमने पॉलिटिकल में स्टार्ट किया था भारत, स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी कि स्वतंत्रता के बाद में कौन कौन सी चुनौतियां आई, उन चुनौतियों से कैसे निपटा गया, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसको हमने पढ़ लिया था। अब देखो उसमें 3 हमारे सामने मेन प्रमुख चुनौती आई थी। पहली है विविधता में एकता है भारत की, या अखंडता को बनाए रखना। दूसरी थी लोकतंत्र की स्थापना और तीसरी थी विकास, यानी कि सभी वर्गों का विकास करना। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। तो पहले चैप्टर में हमने देखा कि टू नेशन थ्योरी यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत पर के आधार पर भारत पाक का विभाजन 14 और 15 अगस्त 1950 को हुआ। फिर यानी कि 14-15 अगस्त 1947 को भारत पाक विभाजन हुआ। उसके बाद में भारत इतना बड़ा विशाल देश था कि उसमें अनेक विविधताएं थी, अनेक भाषाएं थी, अनेक जाति थी और भाषा के अलावा अनेक उपबोलियां थी। उनको एकता के सूत्र में बांधना बहुत ही कठिन काम था और ये काम, और उस समय 565 रियासतें जिनको भारत संघ में मिलाना था। तो पिछले चैप्टर में हम देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये साहसीपूर्ण कार्य किया। एक है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक वर्ड है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि सहमति पत्र। तो लगभग सभी रियासतों ने उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर कर दिए, लेकिन 4 रियासतें थी जिनको भारत में मिलाने के लिए जोर आजमाइश करनी पड़ी। हैदराबाद में निजाम का शासक था, जो दुनिया भर में सबसे दौलतमंद शासकों में गिना जाता था। निजाम अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था, जबकि वहां की प्रजा भारत में सम्मिलित होना चाहती थी। दूसरा था मणिपुर। मणिपुर के राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन उसने 1 साल का समय मांगा। 2 का हमने एकीकरण पढ़ लिया था। 2 का हम जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर का आगे के चैप्टरों में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह भारत का एकीकरण हुआ, राज्यों का निर्माण हुआ, कुछ भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ और कुछ डायरेक्टली वैसे ही हो गया। उसके बाद में हमारे सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी लोकतंत्र को स्थापित करने की। दोस्तों पूरा विश्व ये देख रहा था कि भारत जो लोकतंत्र को अपना रहा है, क्या वो सक्सेस होगा या नहीं। तो चलो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती चैप्टर का पॉइंट है। चैप्टर का नाम है एक दल की प्रभुत्व का दौर और क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो दोस्तों देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी, यानी कि भारत में जब शुरुआत से ही, यानी कि जब से टू नेशन थ्योरी आई थी, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत,
अस्तित्व में आया, उस समय ही भारत के सामने राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती थी वो प्रखर सामने आ गई थी। अब ये तो भारत की बात हो गई, राष्ट्र निर्माण चुनौतियां। लेकिन भारत जब आजाद हुआ तो उस समय और भी कई देश उपनिवेशवाद के चुंगल से मुक्त हुए थे, यानी कि उपनिवेशवाद वहां पर भी खत्म हुआ था। तो पहले हम उनकी स्थिति देखते हैं, फिर भारत। चुनौतियों की चपेट से अनेक देशों के नेताओं ने लोकतंत्र को नहीं अपनाने का फैसला लिया। दोस्तों, जो चुनौतियां थी, उन चुनौतियों की वजह से अन्य देशों के नेता लोकतंत्र को नहीं अपनाना चाहते थे। उन नेताओं यानी उन देशों के नेताओं का कहना था कि राष्ट्रीय एकता हमारी प्राथमिकता है। इन्होंने भी वही कही जो हमारे सामने समस्या थी राष्ट्रीय एकता की। राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है। लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। तो इन अन्य देशों के नहीं, जो मतलब उपनिवेशवाद के चुंगल से मुक्त हुए थे, उन देशों ने लोकतंत्र को नहीं अपनाया। यानी कि उनका कहना था कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो है लोक राष्ट्रीय एकता हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन हम डेमोक्रेसी को नहीं अपना सकते क्योंकि इससे तनाव और संघर्ष, मतभेद और संघर्ष या तनाव और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। अब ये है उपनिवेशवाद के चंगुल से आजाद देशों में अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि जो उपनिवेशवाद के चुंगल से मुक्त हुए, उनमें अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। तो अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी 3 भागों में डिवाइड किया है। किताब में पॉइंट नहीं दे रखा था, मैंने पॉइंट बनाया है कि एक तो शासन व्यवस्था कौन सी कायम हुई दोस्तों, कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, यानी कि बहुत लिमिटेड लोकतंत्र रहा, यानी थोड़ा बहुत। और दूसरा है कहीं पर नियंत्रण एक ही नेता के हाथ में आ गया, यानी कि जो नियंत्रण था, या हम कह सकते हैं कि जो नियंत्रण था वो एक ही नेता के हाथ में हो गया, यानी कि दूसरी पार्टी वहां पर पनपी ही नहीं। तो ये हो गया। और तीसरा है कि कहीं कहीं पर सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। दोस्तों, ये तीन शासन व्यवस्थाएं 3 प्रकार की थी अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं, जहां मतलब लोकतंत्र नहीं था। कहीं पर थोड़ा बहुत था, कहीं पर एक ही नेता के हाथ में सब कुछ नियंत्रित था, और कहीं कहीं पर सेना ने अपने नियंत्रण में शासन व्यवस्था को कर लिया। फिर अब देखते हैं भारत के लिए। तो दोस्तों, भारत में परिस्थितियां अलग नहीं थी। भारत की परिस्थितियां भी सेम ऐसी ही थी जैसे अन्य देशों की, जो उपनिवेशवाद के चुंगल से मुक्त हुए थे, वैसी ही परिस्थिति भारत की थी। भारत की अलग परिस्थिति नहीं थी, जबकि भारत की तो परिस्थिति या परेशानी और ज्यादा बढ़ गई जब 2 नेशन थ्योरी आई और विभाजन हुआ। जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि विभाजन कितना भयावह था। तो इसमें है भारत, परिस्थितियां अलग नहीं थी। भारत के नेताओं ने कठिन रास्ता चुना, यानी कि जो हमारे नेता थे उन्होंने एक कठिन रास्ता चुना, वो लोकतंत्र का था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र में थी। हमारा जैसे स्वतंत्रता संग्राम चले, उसके बाद में 1857 से ही मतलब ये एक संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम चलना स्टार्ट हो गया था। फिर स्पीड उनकी बढ़ती गई। तो जो ये स्वतंत्रता संग्राम हुए, उनमें
कहीं ना कहीं लोकतंत्र की झलक देखने को मिलती थी, या फिर जो संग्राम था उनमें गहरी प्रतिबद्धता थी, यानी कि लोकतंत्र, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था देख देख चुके थे, क्योंकि उपनिवेशवाद में उन लोगों ने महसूस किया कि लोकतंत्र से बढ़िया विकल्प कोई हो ही नहीं सकता। फिर है हमारे अब कुछ क्या है, राजनीति को समस्या, यानी कि लोकतंत्र और राजनीति को समस्या मानते थे, लेकिन हमारे नेता राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे। यानी कि अन्य देश राजनीति को समस्या के रूप में देखते थे, लेकिन भारत के नेता राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे। फिर किस रूप में देखते थे? भारत को समस्या समाधान राजनीति को समस्या समाधान उपाय मानते थे। यानी कि जो राजनीति है वो कोई समस्या नहीं है, बल्कि समस्या समाधान का विकल्प या तरीका या उपाय मानते थे। क्लियर? तो ये नोट डाल लेना यहाँ पर, ये क्वेश्चन वन लाइनर में पुटअप हो सकता है। अब एक वर्ड आया है लोकतांत्रिक राजनीति क्या है। वैसे डायरेक्टली कोई पॉइंट नहीं दे रखा है दोस्तों, चैप्टर के अंदर ही दे रखा है, तो मैंने उसमें से कुछ पॉइंट निकाले हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति क्या है। तो लोकतांत्रिक राजनीति में क्या है कि सभी समाजों के हितों में फैसला करना होता है। यानी कि लोकतंत्र, जहां पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र की राजनीति में का मतलब है सभी समाज, यानी कि सभी समाज के हितों का फैसला करना, उसका शासन कैसे चलाना, यानी कि जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार चलानी। क्यों? क्योंकि समाज में अनेक समूह होते थे, यानी कि समाज में बहुत सारे समूह होते थे, तो शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाए और वहां किन कायदे कानूनों को अमल में लाया जाए। अब दोस्तों एक बात समझना, जैसे जम्मू कश्मीर है और नीचे केरल है, तो वहां पर डिफरेंस है ना। जम्मू कश्मीर में कुछ नियम अलग हैं, तो केरला में कुछ नियम अलग है। क्लियर? किसी भी समाज में अनेक समूह होते हैं, यानी कि कहने का कुल मिलाकर ये है कि जो समाज है उसमें अनेक समूह होते हैं, और शासन करने वाले को उन समाजों के अनुरूप कुछ कायदे कानून बनाने होते हैं। इस कारण हमें विभिन्न समूह में आपसी टकराव को कैसे निपट सकते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये आम बात है, या ये इसका निष्कर्ष है कि इस कारण हम विभिन्न समूह के आपसी टकराव, यानी कि अलग अलग जो समूह हैं उनके आपसी टकराव से कैसे निपटा जाए। तो ये है लोकतांत्रिक राजनीति क्या है। फिर है अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अगर बुक पढ़ रहे हैं तो अंडरलाइन कर लेना उसको। राजनीति में सबसे ज्यादा जाहिर चीज क्या है, यानी कि राजनीति में वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो इसमें आएगा सत्ता व प्रतिस्पर्धा। दोस्तों दो वर्ड आए हैं, सत्ता और प्रतिस्पर्धा, तो हम करंट से रिलेट कर देख ले। सत्ता के लिए सब भागते हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए, और जो सत्ता प्राप्ति के लिए एक प्रतिस्पर्धा भी होती है। अभी इंडिया में चुनाव होने वाले हैं कुछ स्टेट में, जैसे मान लो राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, तो जो भाग रहे हैं राजनेताओं किसके लिए? सत्ता के लिए। भाई सत्ता के लिए ही तो चुनाव हो रहे हैं। फिर उनमें प्रतिस्पर्धा है। अब कहीं किसी सीट पर 15 उम्मीदवार है, किसी पर 20 है, किसी पर 5 है, किसी पर 10 है, तो ये क्या हो गई? प्रतिस्पर्धा। तो राजनीति में सबसे जाहिर चीज क्या है? सत्ता और प्रतिस्पर्धा। तो ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, तो उस समय आपका ध्यान इन छोटी छोटी चीजों पर नहीं जाता है। ओके, क्लियर? अब है हमारा संविधान।
जो हमारा संविधान था वो हमने पिछली क्लास 11वीं में पढ़ लिया था। जो कैसे संविधान का निर्माण हुआ, किस प्रकार संविधान निर्माताओं ने कौन कौन सी विशेष व्यवस्थाएं की, ये सब हमने देख लिया था। लेकिन एक नजर हम मैन मोटे हेडिंग पे डाल देते। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी को इस पर हस्ताक्षर हुए। 24 जनवरी 1950 को इस पे क्या हुए? हस्ताक्षर हुए, जो संविधान था उस पे। और 26 जनवरी 1950 को अमल में आया, यानी कि 26 जनवरी 1950 से ही लागू हो गया। तो 3 डेट है, 26 नवंबर, 24 जनवरी और 26 जनवरी। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुए और 26 जनवरी 1950 को अमल में आया या फिर लागू हो गया। अब उस समय जब ये लागू हुआ, उससे समय जो प्रथम आम चुनाव हुए उसके बीच में उस देश का शासन कौन चला रही थी? अंतरिम सरकार, यानी कि ये निर्वाचित सरकार थी, चुनी हुई सरकार नहीं थी। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इतना सब होने के बाद में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक चुनाव आयोग की आवश्यकता थी। तो जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का गठन किया गया, यानी कि चुनाव करवाने के लिए एक निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक आयोग का गठन जरूरी था। तो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 1950। ये डेट महत्वपूर्ण है। और प्रथम इसके जो आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन इसके प्रथम चुनाव आयुक्त थे। लेकिन अब जब हमारे कॉन्सेप्ट में चुनाव आयोग का जिक्र आ गया है, तो दोस्तों चुनाव आयोग से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो और तो कुछ नहीं, लेकिन ज्यादा ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। पहले चुनाव आयुक्त ये अकेले थे, लेकिन अब है 3 सदस्यीय आयोग हो गया है। तो ये ध्यान रखना, वर्तमान में चुनाव आयोग है 3 सदस्यीय आयोग है वर्तमान में। तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। पर मुख्य चुनाव आयुक्त तो वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। और चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। तो ये भी ध्यान में रखना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले, क्योंकि निर्वाचन आयोग हमारे कॉन्सेप्ट में दे रखा है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चुनाव आयोग का गठन कर दिया, चुनाव आयुक्त भी नियुक्त कर दिया। लेकिन जब चुनाव आयोग ने देखा कि इतने बड़े भारत में जो आकार, इसके आकार में अलग अलग जगह अलग अलग संस्कृतियां, मतलब विविधता वाले देश में आम चुनाव कराना बहुत ही कठिन कार्य था, यानी कि एक हिमालय पर चढ़ाई करने के बराबर था। तो दोस्तों प्रथम आम चुनाव, यानी कि चुनावों से पहले तक कौन सी सरकार शासन चला रही थी? अंतरिम सरकार। और प्रथम आम चुनाव हुए तो भारत के आकार को देखकर स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाना आसान कार्य नहीं था। और दोस्तों इसमें एक और है कि भारत ने जैसे लोकतंत्र को अपनाया, क्यों? आजाद होने से पहले, मतलब स्वतंत्रता से पहले ही संविधान निर्माण का कार्य चालू हो गया था। तो चुनाव करवाना है वो भी निष्पक्ष करवाना है, कौन सी पद्धति से करवाना है, ये सब कुछ संविधान में पहले ही लिखा जा चुका था। तो दुनिया की नजर भी भारत पे ही थी कि एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो प्रयोग कर रहा है भारत,
क्योंकि पहले बहुत ज्यादा धनी देशों में ही चुनावों का या लोकतंत्र का प्रचलन था, यानी बहुत ज्यादा धनी थे, जबकि भारत में गरीबी भी थी और साक्षरता दर भी बहुत कम थी, यानी कि सिर्फ 15% लोग साक्षर थे। ऐसे माहौल में चुनाव कराना तो कुछ पत्र पत्रिकाओं में इस पर टिप्पणियां की गई, जो हम आगे देखेंगे। पहला आम चुनाव, पहली चीज तो थी भारत में आम चुनाव, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना आसान नहीं था, ये एक हिमालय पर चढ़ाई करने जैसा था। और फिर जब चुनाव करवाने थे तो चुनाव में सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन किया गया, यानी कि सीमांकन किया गया। हम देखते हैं कि आज की परिस्थिति में अलग अलग क्षेत्र, राजस्थान में विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 200, तो इसका मतलब 200 क्षेत्र सीमांकित है। भाई इन 200 क्षेत्रों में 200 कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। इस तरह ये पहला काम किया, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन। फिर नंबर 2, जब सीमांकन हो गया तो था मतदाता सूची तैयार करवाना, यानी कि कितने लोग वोट डाल सकते हैं, मतदाता सूची तैयार करना बहुत भारी भरकम काम था। इसके लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। जब प्रथम मतदाता सूची बनकर आई तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब गलतियां थी। इसमें लगभग 40% तक गलती थी, यानी कि महिलाओं के कुछ के नाम जुड़े, कुछ के नहीं, कुछ को फला की बेटी, कुछ को फला की पत्नी, यानी ऐसे मिस्टेक थी। तो उनको चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों का पुनरावलोकन करने के लिए भेज दिया। फिर जब पुनरावलोकन होकर मतदाता सूची बनकर आई तो उस समय मतदाता कितने थे, 17 करोड़। 3200 एमएलए चूज करने थे, यानी कि विधानसभा सदस्य। एमएलए विधानसभा सदस्य कितने थे, 3200। और 489 लोकसभा सांसद चुनने थे, 489। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना कि ये तो नहीं पूछेंगे कुछ ऊपर वाला, लेकिन ये उस प्रथम आम चुनाव में कितने मतदाता थे, 17 करोड़। उन्होंने कितने विधायकों को चुना, 3200 विधायकों को। और कितने लोकसभा सांसदों को चुना, 489, 489। और कितने मतदाता साक्षर थे, ये इंपॉर्टेंट है। उस समय प्रथम आम चुनाव के समय तो 15% मतदाता ही साक्षर थे। अब दोस्तों, भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कि जो उम्र थी 18 वर्ष, उससे जो वयस्क थे वो सभी मतदान कर सकते थे। तो यहां पर एक नोट है, याद रखना, यूरोप के बहुत से देशों ने महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया, यानी कि जो भी संपन्न देश थे यूरोप के, जहां पर चुनाव होते थे वहां पर महिलाओं को वंचित रखा गया, जबकि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाया। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत ने कौन सी चुनाव पद्धति अपने, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ओके, क्लियर। फिर ये सब कुछ हो गया, फिर आते हैं प्रथम आम चुनाव, यानी कि जो प्रथम आम चुनाव थे उन पर जो टिप्पणियां की गई थी, जो फेमस टिप्पणियां हैं, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो एक तो इतिहास का सबसे बड़ा जुआ किसने कहा था, एक हिंदुस्तानी संपादक द्वारा कहा गया कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। फिर एक पत्रिका है
ऑर्गेनाइजर नामक पत्रिका, उसमें जो लिखा गया है, उस ऑर्गेनाइज पत्रिका में जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार असफल रहा। तो ऑर्गेनाइजर नामक पत्रिका ने क्या कहा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग असफल रहा, क्योंकि दुनिया में किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत में, जहां पर गरीबी है, साक्षरता दर बहुत कम है, वहां पर लोकतंत्र यानी कि चुनाव सफल हो जाएंगे। पूरे विश्व को ऐसा लगता था कि चुनाव सफल नहीं होंगे। लेकिन फिर आया चुनाव का टाइम, तो 2 बार चुनाव स्थगित करने पड़े। किसके कारण? मतदाता सूचियों की वजह से। और आखिरकार चुनाव कब से कब तक हुए? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चुनाव संपन्न हुए। यानी कि अक्टूबर में शुरुआत हुई 1951 में और फरवरी 1952 में चुनाव समाप्त हुए। तो अमूमन इसको आमतौर पर इसे 52 का चुनाव कहा जाता है। अब 52 का चुनाव क्यों कहा जाता है? प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो ऑप्शन में 51-52 आए या फिर 52-53 आए, ऐसे ऑप्शन में आ जाए तो 51-52 करना है, और डायरेक्टली पूछे तो उसको 52 ही करना है। क्यों 52 क्यों करना है? क्योंकि अधिकतर क्षेत्रों में जो चुनाव हुए वो 1952 में ही हुए थे। क्लियर? तो इसलिए इसको 1952 का आम चुनाव या प्रथम चुनाव बोला जाता है। अब कुल समय कितना लगा इसमें चुनाव प्रणाली मतलब चुनाव कराने के लिए? तो देखो 6 माह लगे। प्रथम आम चुनाव को कराने में कितने माह लगे? 6 माह लगे। इसमें चुनाव अभियान भी था, मतदान और मतगणना। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना, ये सब कार्य 6 महीनों में संपन्न हुआ। तो दोस्तों ये था आज की क्लास के लिए एक दल की प्रभुत्व का दौर, यानी कि यहाँ पर ये दिया गया है कि शुरुआती समय में कांग्रेस का ही दौर था। तो आगे आगे हम अन्य पार्टियों के बारे में, कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बताया। दोस्तों हमारा मकसद है कि 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है और 2 नंबर वाले क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, रिक्तस्थान हो, या फिर 1 लाइनर हो, या फिर 2 लाइनर हो, इनको अच्छी तरह कवर करना और इनमें पूरे नंबर लाना। और मैं ये सब आपको बोर्ड पर ही करवा दूंगा, कहाँ से कौन से क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो कल से हमारी क्लास में एक शेड्यूल रहेगा कि जो फर्स्ट चैप्टर था उसको पढ़ाए हुए काफी दिन हो गए, तो हम 4 या 5 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के लेकर चलेंगे, ताकि जब ये चैप्टर कंप्लीट हो तब तक फर्स्ट चैप्टर का भी रिवीजन ट्यूशन के माध्यम से हो जाए। उसमें ऑब्जेक्टिव भी होंगे, 1 लाइनर भी होंगे, और कहीं कहीं पर 2 लाइनर क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे 2 नंबर वाले थोड़ा विस्तृत। तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हमारी क्लास अब कंटिन्यू होगी, क्वेश्चन आंसर साथ चलते रहेंगे चैप्टर के, क्योंकि पहला चैप्टर था उसके कल से क्वेश्चन आंसर भी इनके साथ शुरू हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।